इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश को लेकर एक बड़ा दावा किया है और इस दावे में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 150 सीटें जीतेंगी। कर्नाटक की जीत के बाद इसे कांग्रेस पार्टी का कॉन्फिडेंस कहा जाए या और कॉन्फिडेंस, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं की और भारतीय जनता पार्टी के वो बयान जो कि आपस में टकराहट जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन अपने अपने दावे कितनी हकीकत है, कितने फसाने हैं, आप खुद देखिए। अभी हमारा डिस्कशन हुआ, लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ और हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। जो राहुल गांधी जी ने कहा है हम सब उनकी बात से सहमत हैं। मन के बहलाने को बाबा ख्याल अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। अब उनको ख्याली पुलाव पकाने हैं तो पकाते रहें। राहुल गांधी को गिनती आती है क्या? 150 का अर्थ पहले राहुल गांधी बता दें। स्क्रिप्टेड भाषण देना, स्क्रिप्टेड बाइट देना और उसके माध्यम से सेंसेशनल न्यूज़ बनाना, ये कांग्रेस की आदत है। राहुल गांधी जी धरातल आकर देखो, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की दुकान और शोरूम दोनों बंद हो चुके हैं। गुट और गिरोह में बटी हुई कांग्रेस पार्टी की 15 महीने की सरकार मध्य प्रदेश की जनता ने देखी है। वो 15 महीने की सरकार के बाद आपकी 15 सीटें भी आ जाए तो आप खैर मनाना। मध्य प्रदेश में भाजपा से तमाम जो दल हैं वो दावे कर रहे हैं, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी के 150 का दावे में कुछ दम है? इस पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास पैनल से जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद तिवारी जी जुड़ चुके हैं। विनोद जी, आपका पब्लिक फर्स्ट में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से वरिष्ठ नेता भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार जी। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से वरिष्ठ नेता गोविंद मालू जी फोन लाइन पे जुड़े हैं। गोविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं भूपेंद्र गुप्ता जी से बात करना चाहूंगा। भूपेंद्र गुप्ता जी से हम यहाँ पे पूछेंगे, सर राहुल गांधी के दावों में कितनी आप जो है दम देख रहे हैं? इसमें दम की क्या बात है? तो दावा है, असेसमेंट है, पूरा जो है सर्वे का परिणाम है और सभी पार्टियां सर्वे कराती हैं। आरएसएस के सर्वे की चर्चा तो खुद ही बीजेपी कर रही है कि 60-65 सीट बता रही है। तो अब जब बीजेपी ये चर्चा कर रही है, उसी आधार पर जो है रोज लोगों को डोज दे रही है, क्लासें ले रही है, तो ये हमारा असेसमेंट क्या गलत है? तो बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। और दूसरी चीज मैं ये कहता हूँ कि ये बात आज किससे छुपी हुई है कि मध्य प्रदेश जो है लुटेरों का प्रदेश बन गया है। इतनी लूट, इतनी भ्रष्टाचार, इतनी जो है चीजें रोज की रोज उजागर हो रही हैं। यहाँ पर जो है 100 कुत्ते पालने वाले चोर हैं और यहाँ पर जो है इसी मध्य प्रदेश में आज जो है ऐसे बेलदार क्लास 4 के भी नीचे, चपरासी के भी नीचे काम करने वाले लोग हैं जिनके घर में ईडी को छापा मारना पड़ता है। इंदौर नगर निगम के बेलदार के यहाँ ईडी ने छापा मारा है। इतनी भ्रष्टाचार, इतनी लूटखोरी के बाद जी। महाकाल का हाल आप देख लें। प्लास्टिक का महाकाल लोग बनाया था, कि भगवान शंकर जी माफ कर देंगे इनको? महाकाल की नजर टेढ़ी हुई है। अभी तो वायु और जो है जल तत्व इनसे नाराज हुआ है। अभी जब समूचे पंच तत्व नाराज होंगे, ये धूल चाटते हुए नजर आएंगे। ठीक है। गोविंद मालू जी, पंचतंत्र नाराज होने का दावा यहां पर कर रहे हैं, लेकिन क्या जन तत्व भी आपसे इस कदर नाराज हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी अब 150 सीटों का यहां पर दावा कर रही है मध्य प्रदेश में? हम तो 200 सीटों का दावा कर रहे हैं। ये 150 पर आ गए। राहुल गांधी केवल मनोबल बढ़ाने के लिए उनके नेताओं का के लिए उन्होंने बोला, आज बहुत सारे विवाद थे, उनको बुलाया, एक बिठाया कि आप उसके बाद जब मीडिया को बताने के लिए क्या चाहिए, उन्होंने कहा 150 सीटें जीतेंगे। अरे चाय की प्याली में तूफान है ये।
भारतीय जनता पार्टी 200 सीटें जीतेगी मध्य प्रदेश में, और वो लक्ष्य लेकर हम चल रहे हैं। तो जन कल्याण के काम और जो विकास के काम मध्य प्रदेश की सरकार ने शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में किए हैं, उसका परिणाम आपको मिलेगा, हम सब देखेंगे। और कांग्रेस की कितनी सीटें मिलती है ये भी हमको पता लग जाएगा। देखिए, पूरे देश में केवल अब कर्नाटक में जीत हो गई तो उस पर इसमें ज्यादा प्रफुल्लित होने की जरूरत नहीं है। वहाँ के समीकरण, वहाँ का गणित अलग था, मध्य प्रदेश की बात अलग है, राजस्थान की, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात अलग है। लेकिन वो अपना मनोबल खुद का बढ़ाने के लिए और अपने नेताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए इस तरह की बातें अब नेता कहता है, कहने दो। लेकिन हमें भरोसा है जनता के प्यार, स्नेह और उनका हमारे प्रति जो हिसाब और लगाव है उस पर, और हम इस बार बड़े बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। और कांग्रेस की जो स्थिति 15 महीने की सरकार मिली, उससे पहले 50 साल का मौका दिया, 50-60 साल, तो वो 60 साल के फिर उन्होंने कहा फिर सुधर जाएंगे, 15 महीने तो दे दो। वही भ्रष्टाचार, वही रोज वही बात, वही काउंटर अलग अलग। तो ये जनता आजी का सब चीजों से, और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक बयान दे रही है और उसका परिणाम मिलेगा। ठीक है, गोविंद जी बने रहेगा, भूपेंद्र जी आप भी बने रहेगा। विनोद तिवारी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। विनोद जी, ग्राउंड रियलिटी किस ओर इशारा कर रही है? राहुल गांधी जी की जो दावा है वो एक कॉन्फिडेंट, एक आत्मविश्वास से भरा हुआ दावा है, इसमें कहीं ना कहीं अति आत्मविश्वास आप देख रहे हैं? देखिए आशुतोष, कांग्रेस ने अभी कर्नाटक जीता है, तो कांग्रेस में जो, क्योंकि बहुत सारी जगह मैदान हार चुकी है, जैसे हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में कांग्रेस की बुरी स्थिति बन गई, यूपी में बुरी स्थिति बन गई, एक थोड़ी सी ऑक्सीजन मिली थी हिमाचल से। उसके बाद अभी जब यहाँ पर कर्नाटक में जीत हुई है तो उससे कांग्रेस में उत्साह बहुत ज्यादा है। इसके बाद अब मध्य प्रदेश की बारी, चूंकि मध्य प्रदेश में काउंटडाउन एक तरह से शुरू हो गया है, 4 महीने 4.5 महीने में अपने आचार संहिता लग जाएगी। और राहुल गांधी का जो दावा है वो अपनी जगह ठीक है, हर पार्टी यही कहती है कि हम बहुमत में आ रहे हैं। बीजेपी का दावा अपना ठीक है। मैं तो ये जानना चाहता हूं कि भाई बीजेपी अगर ये कह रही है कि 200 सीटें हम जीत रहे हैं, तो वो ये 30 सीटें कौन सी हार रहे हैं ये बता दें, और कांग्रेस 150 सीटें जीत रही है तो वो ये बता दें कि वो 80 सीटें कौन सी जो हारने वाले हैं। तो अपने आप असेसमेंट आ जाएगा सामने जी। तो जहां तक हम अभी मौजूदा सत्ता की बात करें, देखिए लगातार बीजेपी सत्ता में, उस 15 महीने की गैप को हम छोड़ दें तो लगभग बीजेपी लगातार 17-18 साल से सत्ता में बनी हुई है, तो इनकम्बेंसी का फैक्टर तो है। लेकिन जैसी कि कवायद चल रही है अंदर बीजेपी में, जो लगातार सर्वे हो रहे हैं, संघ की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, संगठन मंत्रियों की रिपोर्ट आ रही है, ग्राउंड लेवल की जो रिपोर्ट आ रही है, आईबी की जो रिपोर्ट आ रही है, और मुख्यमंत्री अपने तक जो सर्वे करा रहे हैं उसकी जो रिपोर्ट आ रही है, उन रिपोर्टों में अभी जो स्थिति है कि अगर आपने 50% से ऊपर कैंडिडेट नहीं चेंज किए तो पार्टी को दिक्कत आ सकती है। इस पे मंथन चल रहा है। कई बार हम मीडिया रिपोर्ट्स आती है कि साहब 76 सीटें आ रही है बीजेपी की, कहीं आती है 100 सीटें आ रही है, कहीं कहते हैं साहब सरकार नहीं आ रही। लेकिन देखिए ये सब अपनी अपनी जगह ठीक है, ये राजनीतिक कयासबाजी है, चुनाव आएंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। लेकिन ये बात सही है कि कांग्रेस अपने उत्साह में है और बीजेपी की मजबूरी है कि बीजेपी को अपनी बात कहनी पड़ेगी कि वो सत्ता में है तो वो सत्ता से बाहर हो जाए। ये कैसे कह सकते हैं? और कोई भी नहीं कहेगा, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सब कहेंगे हम सत्ता में रहना चाहते हैं, हमारा दावा है कि हम 200 जीतेंगे। मैं जानना चाहता हूँ, मालू जी ये बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, कि भाई 30 सीटें कौन सी हार रहा है ये बता दो आप तो हमको। बिल्कुल मालू जी, देखिए पिछली बार की अगर कांग्रेस की बात करें तो बहुमत में सरकार का दावा भी क्या था, बिल्कुल नेक टू नेक फाइट भी दी थी। उपचुनावों में भी कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त जोर लगाया था। और पिछले महीनों का हम कार्यकाल देख लें तो कहीं से भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने लगातार दावा किया हम सरकार बनाएंगे। और उसके अब अगर हम कुछ बानगी देख लें तो आपके जो बड़े नेता हैं उनकी नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। आपके कई जो पुराने जो नेता रहे, दीपक जोशी जी की अगर बात करें तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस पार्टी का दामन पकड़ लिया। तो ये जो तमाम जो तस्वीरें सामने आ रही है उससे कहने की भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता की बात है। जी गोविंद जी, गोविंद मालू जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है?
चलिए हम गोविंद जी से जुड़ने की हम कोशिश करेंगे फिर से। हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी लगातार बढ़ रहे हैं। भूपेंद्र जी, कहीं ऐसे कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से राहुल गांधी जी 150 का आंकड़ा दे रहे हैं? भ्रष्टाचार का आपने मुद्दा बताया, क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी जो इस समय जो कलह सामने आ रही, जो पहले हम कांग्रेस पार्टी में कहा करते थे कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम जो नेता है वो कहीं ना कहीं बड़े जो स्तर के नेता है, वरिष्ठ जो नेता है, वो नाराज दिख रहे हैं, कई जो उनके नेता हैं वो कांग्रेस पार्टी में भी शामिल हो रहे हैं, क्या ये भी वजह है? जब नेताओं की लड़ाई फैमिली वार में कन्वर्ट हो जाए, आप देखें अभी तो जो है नेता थोड़ी लड़ रहे हैं, अब तो उनके बच्चे, भाई, भतीजे सब बेबत्ती एक दूसरे को खिलाफ कर रहे हैं। रोज ट्वीट आ रहे हैं, किसी मंत्री का बेटा ट्वीट कर रहा है, किसी मंत्री का भतीजा कर रहा है, किसी मंत्री का रिश्तेदार कर रहा है। ये लड़ाई तो अब वहां पहुंच गई है। इस लड़ाई को जो है क्या छोटी लड़ाई करके कितने दिन तक दिखाएगी दुनिया? ये तो लड़ाई सामने सड़क पे है। ये कांग्रेस की मचाई तो लड़ाई है नहीं। और क्या आप भूल सकते हैं या जनता भूल सकती है या मध्य प्रदेश भूल सकता है कि किस तरह से जो है कोरोना काल में जब जनता तड़प रही थी, जीवन मौत का संघर्ष कर रही थी, इनके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कितनी लूट की है? बिस्तर बेचे, दवाइयां चुराई, दवाइयां चोरी हुई, दवाइयां बेची गई, क्या नहीं हुआ है? लोगों को जो है मरघटों में लाइन लगी थी, शमशानों में लाइन लगी थी। कितने लोगों को आपने जो है क्या उपकार किया लोगों पे? जिनकी अनुकंपा नियुक्ति की घोषणा की उन्हें अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी, जिनको 50 लाख देने का वादा किया उन्हें 50 लाख रुपए नहीं दिए। सिवा झूठ, मक्कारी और इसके बाद सरकार आ जाएगी आपकी, किस आधार पर आ जाएगी? 1 करोड़ से ज्यादा आदिवासियों को जो है जानवरों के खाने लायक चावल सप्लाई किया इस सरकार ने। बच्चों की जो है ड्रेस, यूनिफॉर्म के पैसे खा गए, बच्चों के नाश्ते के पैसे खा गए, बच्चों के मध्याह्न भोजन के पैसे खा गए। गोविंद जी, बड़ा आरोप भ्रष्टाचार का है। भ्रष्टाचार और एंटी इनकम्बेंसी बड़े फैक्टर हैं। महाकाल लोक में जो जिस तरह से तस्वीरें आई हैं, प्रतिमाएं खंडित हुई हैं, ये भी एक बड़ा मुद्दा है हाल का। गोविंद जी, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे? जी गोविंद जी बोले, हम आपको सुन पा रहे हैं। बोलिए। हाँ अशोक जी। गोविंद जी, भ्रष्टाचार और एंटी इनकम्बेंसी बड़ा मुद्दा है, कैसे सामना करेंगे? कोई इनकम्बेंसी नहीं है, भ्रष्टाचार है ही नहीं, मुद्दा कहाँ से बनेगा? इनको जो मुद्दे पे बात करना चाहिए उसके बजाय देश की बातें करते हैं ये लोग। इनको जनता को जन कल्याण की बात करना चाहिए, विकास का इनका क्या एजेंडा है वो बताना चाहिए, विकास का ब्लूप्रिंट बताना चाहिए। पिछली सरकारों के जो घोटाले उस पर पश्चाताप करना चाहिए। 15 महीने की सरकार के भ्रष्टाचार पर माफी मांगनी चाहिए। कर्ज माफी जो नहीं कर पाए उस पर माफी मांगनी चाहिए। और उसके बाद फिर ले आते हैं नई नई चीजें। इनको इनकी बात पर लोगों को एतबार नहीं है और इनको करना चाहिए। हमारी जो योजना है उसमें भी कोई कमी कमजोरी उसको बताइए, क्रियान्वयन में कहीं कोई कोताही बरत है उसको बताइए। आप केवल एक वेग बात करके जनता उस पर नहीं एतबार करती है और इसलिए इनके पास मुद्दे में देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ोगे? भगवान को कोई धोखा नहीं देते हो, भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ोगे? तो आप लोगों ने अरे साहब, देते हो भगवान को धोखा। शंकर जी को ही धोखा दे दिया, लग जाते थे। भगवान शंकर जी को ही धोखा दे दिया, भगवान शंकर को ही धोखा दे दिया। गजब मालू जी, गजब मालू जी, गजब। शंकर जी छोड़ेंगे नहीं, दुकान लगा देंगे तुम्हारी। प्राकृतिक आपदा में भी आप राजनीतिक अवसर ढूंढ रहे हैं। ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, आपके जो है कारगुजारियों का परिणाम है। और 50 मूर्ति खड़ी है बाजू में। जब प्लास्टिक की मूर्ति बनाओगे तो उड़ेगी हवा में। ये जो है ये प्राकृतिक आपदा थोड़ी है। वो तो देखिए कोई मूर्ति, ये कोई प्राकृतिक आपदा है। ये प्लास्टिक की मूर्ति है। ये प्लास्टिक की मूर्ति क्यों बनाई? ये तो मोनूमेंट ये 700-800 करोड़ रुपए खर्च करके प्लास्टिक का लोग बनाया तुमने। और वो तो फिर बनेगी। प्लास्टिक का क्यों बनाया बताओ ना? पत्थर की बना सकते थे। बनवाएंगे हम। अरे प्लास्टिक की क्यों बनाई? पत्थर की बना सकते थे। प्लास्टिक नहीं है, प्लास्टिक ये क्या है? ये रबड़ बिठा दी करोड़ों रुपए में। देते हो भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ोगे? समय को आपके अरे भैया, भगवान जी की नजर पड़ गई है अब आपके पॉकेट में जो रखा है माल, भगवान जी ने देख लिया। भगवान जी को बताओ, ये जाके महाकाल में जाके माफी मांगो
महाकाल में जाके माफी मांगो, मत्था टेको, वहाँ पर गुनाह अपना जो है माफी की मांग करोगे। हुजूर महाकाल महाराज हमारे पाप क्षमा कर दो, जाओ माफी मांगो महाकाल मंदिर में। अब महाकाल ही तुम्हें जो है बचा सकते हैं। जाइए जाइए महाकाल जाइए, माफी मांगिए वहाँ पे, भगवान महाकाल से माफी मांगिए कि साहब हमसे गलती हो गई, ये जो काले कांड किए उनके लिए क्षमा मांगिए। प्रदेश की जनता तो समझ गई है, अब भगवान से और माफी मांगो जाके, किसानों के साथ धोखा किया, भगवान से माफी मांगिए। आपने भगवान को ठगा है, जाइए वहाँ पे भगवान से माफी मांगिए महाकाल से। अब वही आपको जो है बचा सकते हैं। दुकान डल गई है आपकी। ये जो है ये 200 में से 1 जीरो काट लेंगे शंकर जी। लोग मर गए, 200 में से 1 जीरो शंकर जी काट लेंगे। कुछ नहीं हुआ है। आप तो माफी मांगो वही महाकाल जाके, मध्य प्रदेश की सरकार का महाकाल से माफी मांगो भैया। ये जो है ये जो कांड आपने किया है, इसमें महाकाल से माफी मांगिए, महाकाल से माफी मांगिए। गोविंद जी, गोविंद जी और भूपेंद्र जी बने रहिएगा। एक सवाल मैं विनोद तिवारी जी से जरूर लेना चाहूंगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विनोद जी, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही एग्रेसिवली, बहुत ही आक्रामक तरीके से पे सीएम यानी कि भ्रष्टाचार को उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री से जोड़ा। यहां पर अभी से ही कांग्रेस पार्टी एग्रेसिवली 50%, वहां पे तो 30% का कहा था कि 30% कमीशन, यहां 50% कमीशन को लेकर अभी से ही जो है सोशल मीडिया पे कांग्रेस पार्टी ने बड़ा जो है मुहिम छेड़ दी है। और जहां 1000 रुपए भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर लाडली बहना योजना के तहत लेके आए, नारी सम्मान के नाम पे कांग्रेस पार्टी ने 1500 रुपए की घोषणा कर दी है, 500 रुपए में सिलेंडर। तो जो एग्रेसिवली जो तरीके से जिस तरह से कांग्रेस आगे बढ़ रही है, दोनों को तुलना करें तो कर्नाटक और मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या आपको लगता है कि कुछ समानता हो सकती है? देखिए आशुतोष, भ्रष्टाचार एक ऐसा विषय है कि सरकार किसी भी दल की हो, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि राजनेता खुद साफ सुथरे नहीं है। और उनकी स्थिति यह है कि वो जब चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं तो उस पैसे की वसूली भी सत्ता में आने के बाद करते हैं। जो हारता है उसके साथ वो कहता है मैं ईमानदार हूँ, जो जीत जाता है वो वसूली कर लेता है सत्ता में आने के बाद। लेकिन जो अभी विषय चल रहा था जिसपे दोनों पक्ष के लोग लगातार बात कर रहे थे, महाकाल लोक का जो विषय है, ये वाकई बहुत गंभीर विषय है कि 1 साल महाकाल लोक को बने हुए नहीं हुए और वहां से इस तरह से मूर्तियों का टूट जाना एक छोटी सी हवा में, ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। ये धार्मिक आस्था का भी विषय है और प्रशासनिक आस्था का भी विषय है, राजनीतिक आस्था का भी विषय है कि हम किस तरह के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, किस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था में काम कर रहे हैं कि महाकाल लोक जैसे, जिसका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो विश्व के नेता है इस समय, वो उसका उद्घाटन करने आए थे और वहां पर इतनी घटिया निर्माण हुआ है ये कि 1 साल भी नहीं लगा और मूर्तियां जो है वो खंडित हो गई छोटी सी हवा में। 30 किलोमीटर की हवा कोई बहुत ज्यादा हवा नहीं रहती, हमारे यहाँ 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं। तो इसमें मैं चाहता हूं कि गोविंद मालूट जी को बिल्कुल स्पष्ट जवाब देना चाहिए या स्वीकार करना चाहिए कि ये प्रशासनिक गलती है या राजनीतिक गलती है, ये बताना चाहिए। ये कोई बहस का मुद्दा भी नहीं है, क्योंकि ये हो गया है, सामने दिख रहा है हमारे, ये भ्रष्टाचार का एक नमूना हो सकता है। ये बात रही दूसरी कि 50% भ्रष्टाचार और 30% भ्रष्टाचार, तो सरकारें किसी की भी रहेंगी, भ्रष्टाचार तो बंद नहीं होना है। परसेंटेज कम ज्यादा हो जाएंगे, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन भ्रष्टाचार तो होगा। क्योंकि जब आप किसी भी एक सिपाही की नियुक्ति में, एक शिक्षक की नियुक्ति में, एक डॉक्टर की नियुक्ति में जब लाखों रुपए रिश्वत देके आप भर्ती होते हो, तो ईमानदारी की आप कहां से कल्पना कर सकते हो? और ये भ्रष्टाचार का पैसा या तो किसी प्रशासनिक अधिकारी के पास जाता है या किसी नेता के पास जाता है, वो किसी भी दल का हो, लेकिन भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार है और इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर ये राजनेता ईमानदार हो जाए तो भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा। गोविंद जी, सवाल विनोद जी ने भी आपने पूछ ही लिया है, ये लाजमी है। देखिए कितने बड़ा जो भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, आस्था का विषय था और उसके बाद सीधे कह दिया कि साहब नहीं, वो जो कंपनी है वो वापस से बना के दे देगी। ये क्या तर्क हुआ गोविंद जी? तो फिर से बना के देना है, लेकिन ये प्राकृतिक आपदा है, बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए, गिर गए, बिल्डिंग गिर गई, लोग मर गए। गोविंद जी, स्टील का जो मटेरियल लगाया जाना चाहिए था वो भी नहीं लगाया है, तय मापदंडों के मुताबिक जो लगाया जाना चाहिए था मटेरियल वो भी लगाया नहीं गया। ये तो खुद निकल के बात सामने आ रही है। ये हमको यहाँ बैठ के, ये सिर्फ उदाहरण मात्र है, सिर्फ उदाहरण मात्र है। तो क्या लगाया जाना था, क्या लगाया गया, सब थोड़ी मूर्तियां सब लगी थी, सब टूट जाती है अगर इसी को मटेरियल लगाया जाता।
क्योंकि आगे तूफान का कोई भरोसा नहीं, प्राकृतिक आपदा का भरोसा नहीं, राजनीतिक अवसर उसमें नहीं ढूंढना चाहिए। इसमें किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। ठेकेदार जो कॉन्ट्रैक्टर है वो फिल्टर उसको लगा के देने के लिए बात है वो लगाएगा, इसमें इतना शोर मचाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। ठीक है, एक सवाल और लूंगा गोविंद जी आपसे, उसका मैं भूपेंद्र जी के पास जाऊंगा। सत्ता और संगठन में बदलाव को लेकर लगातार जो है सियासी गलियारों में आम चर्चा में आता है कि सब सत्ता संगठन बदलाव होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हालांकि आप जिस इस समय पोजीशन पे हैं, ये सवाल आप शायद इतना ब्लंटली आंसर नहीं दे पाएंगे, लेकिन मैं इसको सवाल को थोड़ा और आपके लिए आसान करके पहुंचा रहा हूं। कितने प्रतिशत आपको लगता है कि टिकट में जो है कटौती करने पड़ेगी, टिकट बदलने पड़ेंगे? क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों पे जो बड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो जो राजनेता हैं, जो उनके किस हद तक आपको लगता है कि टिकट में भारी पैमाने पर जो कटौती करने पड़ेगी? देखिए, इसका कोई ऑटोमेटिक का काम नहीं है कि इतने प्रतिशत या इतने प्रतिशत कम करना ही है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। तो कुछ स्टाइल में टिकट नहीं करते, ये तो वहाँ पर स्थानीय स्थिति का आकलन करके हम लोग तय करते हैं कि अमुक उम्मीदवार यहाँ जीत सकता है कि नहीं जीत सकता है। जीतने वाले उम्मीदवार को टिकट देना पहली बात, दूसरी बात दूसरों को अवसर देना दूसरी बात, और तीसरी बात और अच्छे लोगों को और लाना। तो इन तीनों चीजों का समावेश करके हम लोग टिकट का वितरण करते हैं। हम कोई ऐसा नहीं कि सारे के सारे लोग आ रहे हैं, सारे के सारे बदल रहा। हमने गुजरात में ये नए चेहरे लाए, 3-3, 4-4, 5-5 बार के, जो नहीं जीत सकते थे, ऐसा नहीं था, जीत सकते थे, लेकिन इसको बदला। ये हमारी पार्टी का आंतरिक हमारी पद्धति है, और हम हमेशा नई लीडरशिप को तैयार करते हैं। इसी क्रम में हम इस बार भी वही नई लीडरशिप हम तैयार करने का क्रम हमारा हमेशा जारी रहा है, हमेशा जारी रहेगा। इंदौर में जैसे, भोपाल में जैसे, हमने सब नए प्रयोग किए, कई जगह पर नए नए चेहरों को लाए हैं। आज जैसे हमने इंदौर का महापौर नए चेहरा बनाया, तो हम इस तरह का प्रयोग करने का आदि हैं। और हमारा संगठन नए नए कार्यकर्ताओं को अवसर देता है, इसलिए इसको प्रतिशत में बताना संभव नहीं है, संख्या में बताना संभव नहीं है, गणित में बताना संभव। लेकिन बदलाव तो आप मानते जरूरी है काफी टिकटों में? आप एक अनुभवी राजनेता हैं। कोई बदलाव नहीं है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी हैं और रहेंगे। शिवराज सिंह जी चौहान प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे। ये तरह की अफवाहें वही लोग फैलाते हैं जिनके पास कोई मुद्दे नहीं है। ये कांग्रेस के लोग इसी में लगे रहते हैं कि आपके यहाँ क्या हो रहा है, अपने घर की पहले निपट ले। आज अरुण यादव और अजय सिंह को क्यों बुलाया था कल दिल्ली? मालूम है कि उनकी उपेक्षा हो रही है। कमलनाथ जी केवल वन शो चला रहे हैं और प्राइवेट इंटेक कंपनी की तरह चला रहे हैं। ठीक है, ठीक है। मैं भूपेंद्र जी ठीक है जी, बिल्कुल। गोविंद जी भूपेंद्र जी से एक सवाल लूंगा। भूपेंद्र जी, आज राहुल गांधी जी से जब सवाल पूछा गया कि मध्य प्रदेश में नेतृत्व कौन करेगा, आप लोग बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं, अवश्य भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का, लेकिन राहुल गांधी जी इस सवाल को टाल गए। आपने फिर पूरी खबर ही नहीं देखी। एक मते सब नेताओं ने स्वीकार किया कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। इसके बाद भी आप भाजपा के प्रोपेगेंडा पे बात कर रहे हैं। अभी ये भाई साहब बात कर रहे थे, मेरे महान विद्वान व्यक्ति, ये बड़े बिल्कुल ईमानदार है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। इनकी जेब में अठन्नी नहीं आई, लेकिन सरकार 50% वाली है। मालू जी को कुछ नहीं मिला, हमें मालूम है, इनसे ही कपड़े सिलवा लिए होंगे बीजेपी के नेताओं ने। लेकिन सवाल ये है कि प्रदेश भर में क्या हो रहा है। ये कह रहे हैं मॉरल बूस्ट करने के लिए, हम कह रहे हैं 150 सीटें। अब इनका मॉरल बूस्ट कहाँ से हो रहा है? 20 राज्य हारी है मोदी जी के नेतृत्व। ये बंगाल हारे, ये पंजाब हारे, ये दिल्ली हारे, ये मध्य प्रदेश हारे, ये छत्तीसगढ़ हारे, ये राजस्थान हारे, ये कर्नाटक हारे, ये हिमाचल हारे। कितने राज्य के नाम में? ये गोवा हारे। और ये इसके बाद भी मोदी महान है। ये सब मोदी जी के नेतृत्व में राज्य हारे। तेलंगाना हारे, ये आंध्र प्रदेश हारे, मणिपुर हारे। कहाँ जीते हैं ये? जहाँ पे हार गए वहां तोड़ के सरकारें बना ली, लूटपाट से सरकारें बन गई। आप 20-20 राज्य हार रहे हो और उसके बाद विश्वगुरु हुए आप। और हम अगर एक राज्य हार गए हैं तो हमारे लिए जो है नए ये जो है रसायन बना के नई शब्दावली गढ़ेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के जो बड़बोले लोग हैं, इनके पास सिवा जो है 6 फुट की जबान के कुछ भी नहीं है, धरातल पे जीरो है ये।
और वो धरातल ही इनको इनकी स्थिति अभी बताएगा। ये हर राज्य में जो इनको इनके साथ होने वाला है, ये जनता जो है इनके गुरूर, इनके घमंड, इनकी जो अमर्यादित बातचीत, भाषा, उससे तंग आ चुकी है। ये किस आदमी को आदमी समझ रहे हैं? जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं, उस भाषा में बात करते हैं लोगों के साथ। माफ कीजिएगा, आप पत्रकार हैं, ये 60,000 पत्रकारों की नौकरियां खा चुके हैं। ये बिना आपातकाल से भी बड़ा आपातकाल है, आपको भी पता है ये बात। ये किसको समझा रहे हैं? पूरा देश आक्रांत है इनसे। इनके खिलाफ आवाज करने, मुस्कुराने, लोगों की उस पर भी नजर है कि कौन मुस्कुराया था। ऐसा भय कभी इस देश में देखा है आपने? और उस भय से ये देश गुजर रहा है, वो इन्हें कहां से जिता देगा? ये तो हारेंगे, बुरी तरह हारेंगे। अगर देश के अंदर शक्ति है, जनता के अंदर शक्ति है, जनमत में शक्ति है, तो ये सब घर बैठे मिलेंगे। और ये ईमानदार व्यक्ति हमारे जो मालू जी जैसे लोग, ये बेचारे फिर दुखी होंगे और इन्हीं को फिर से जो है अपने सर पे छत रखनी पड़ेगी। और बाकी जो मजे जिन्होंने लूटे हैं, भारतीय जनता पार्टी में जो दलालों की गैंग घुस गई है, वो मजे होके फिर दूसरी पार्टियों में जुगाड़ ढूंढेंगे। सर ये मुझे खुशी है सर। मैं अक्सर देखता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिन्हें भी मेहमान को आमंत्रित करते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं आपका ये साधुवाद जरूर मिलता है और कहीं ना कहीं आप उन्हें ईमानदारी का तमगा जरूर देते हैं। ये अच्छी बात भी है, राजनीति में एक स्वच्छता होनी चाहिए और आप अक्सर इस तरह के जो अवार्ड देते हैं इसका एक अलग पहलू है। लेकिन फाइनल कमेंट विनोद तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी अब के लिए सबसे बड़े हथियार अब क्या होंगे अगर मुकाबले में उतरना है? आपको लगता है कि यहाँ पर अब पिक्चर अब बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, या फिर आपको लगता है कि अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ करे या कांग्रेस ऐसा कुछ कर ले? दोनों के लिए क्या क्या आप एडवाइस करेंगे? चलिए, विनोद जी से हमारा संपर्क छूट चुका है, लेकिन हमने गोविंद मालू जी से चर्चा करी। गोविंद जी, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। भूपेंद्र गुप्ता जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, आपने हमसे चर्चा की, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और विनोद तिवारी जी जो हमारे साथ लगातार जुड़े होते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस कार्यक्रम में हमने जानने की कोशिश की कि आखिर कांग्रेस पार्टी के जो दावे हैं उसमें कितना दम है। क्या कांग्रेस पार्टी कर्नाटक जीतने के बाद कॉन्फिडेंट है या उसमें ओवर कॉन्फिडेंस आ चुका है? लेकिन जिस तरह से लगातार यहां पर आक्रामक तरीके से कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को एक अपने एंटी इनकम्बेंसी के फैक्टर को कम करने के लिए बड़ी रणनीति के साथ उतरना होगा। हालांकि अभी 5 से 6 महीने का वक्त अगर हम पिछले चुनावों के हिसाब से मान ले तो बाकी है, लेकिन चुनावों की दृष्टि से यह वक्त बेहद कम माना जाता है क्योंकि इसमें टिकट वितरण भी होने हैं और इस दौरान जो बगावत होगी उसे कौन सा संगठन कैसे उसको संभाल पाता है, उस समय भी संगठन क्षमताओं का यहां पर आंकलन होगा। यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। देखते पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ये है